Meet teaching time. Meet teaching time. तो हम लोग अपना पढ़ने के हिसाब से बातचीत शुरू करते हैं। आने वाले तो आते रहेंगे, कुछ पता नहीं है। 9 बज चुका है। Barty Mahato has left the meeting. 9 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है। Speech mode beeps. अपना पढ़ते हैं, जो आएगा तो ले लेंगे। 10-15 मिनट तक जो भी आएगा, किसी कारण से अगर लेट हो गया है तो अभी कोई आ गया। चलिए तो हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि एक चीज मुझे खटकती है, और खास तौर से जो खटकने की बात कर रही हूँ, जो गुरुजी कहते हैं कि चलो बच्चा यहाँ से, ये नगर तो रहने के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक भाव। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ एक भाव। यहाँ पर घोड़े गधे सब एक बराबर। गुण अवगुण की कीमत ही नहीं जानता है यह नगर, यहाँ का राजा। तो चलो यहाँ खतरा हो सकता है, पर खटकता मुझे इसमें यह है कि अगर कहीं पर कोई बुराई देखो तो वहां से भाग जाओ, बुराई खत्म मत करो, है ना। अगर हर कोई ये सोचे तो बुराई खत्म कैसे होगी। ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं गुरुजी, जो लोग बुराई से बचना तो चाहते हैं, पर बुराई खत्म करने में अपनी कोई एनर्जी नहीं नष्ट करना चाहते। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैंने खास तौर से देखा, जैसे जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, एक आध लड़कियां होती थी, वो लेट भी आए, क्लास का को डिसिप्लिन भी खराब करें, को टीचर को भी चीट करें। लेकिन अगर उसे कुछ कहा जाए और उनकी फ्रेंड्स ने बोल दिया तो वो उन्हीं से लड़ जाएंगी। तो वो लड़की अगर बाद में लड़ना भी है, कभी कभी तो धमकी भी देना है, तुझे देख लूंगी, तुझे ये, तू बाहर निकल गया फिर, तो ऐसी लड़कियों से सोचते हैं कि कौन उलझे। इसी तरह समाज में वही सब फिर नागरिक भी बनते हैं। तो बुरे लोगों को बुराई से रोकने में बहुत बड़ा जोखिम है, और इस जोखिम को हर कोई नहीं उठाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, लेकिन खुद के लिए बहुत रिस्क रहता है। तो यहाँ पर गुरुजी भी उन्हीं लोगों की तरह नजर आते हैं। हालांकि गुरु फिर किस बात के हैं, ऋषि मुनि किस बात के बने हुए हैं, वो इसीलिए तो बनते हैं ना, कि उनका मानना रहता है कि वो समाज के लिए है, समाज को सुधारने के लिए है। लोग कहते हैं वो बेचारे अपना घर परिवार इसलिए छोड़ के रहते हैं इस तरह की दशा में, ताकि वो समाज को जागरूक कर सके, समाज को ज्ञान बांट सके। तो यहाँ उन्होंने समाज के लिए ये नहीं कहा कि बच्चा हम यहाँ रुकेंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इस राजा को जो है ना, इस मूर्ख राजा को या तो गद्दी से उतारा जाए, या फिर इसको कोई ऐसा काम किया जाए जिससे इसकी बुद्धि सही हो जाए, सदमार्ग पे आ जाए, सद्बुद्धि मिले इसको। तो वो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। वो ये भी नहीं कहते हैं कि चलो आसपास के शहर में चलते हैं और वहां से फिर हम देखेंगे कि इस राज्य को इस तरह की मूर्खता से कैसे दूर करें, इस राजा को हम किस तरह से कुछ ऐसा करें कि इसके जो ज्ञान चक्षु है वो खुल जाए। चक्षु मतलब आंखें। तो ऐसी कोई चर्चा नहीं करते, वो सिर्फ वहां से चलने की बात करते हैं कि ये शहर बहुत बुरा है, यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है, यहाँ पर गुण अवगुण की पहचान नहीं है। जैसे कि अगर तुम्हें ध्यान होगा, पीछे हमने बिहारी का एक दोहा पढ़ा था कि
इस गांव में तुम बेकार आए हो हाथी का व्यापार करने के लिए। यहाँ तो धोबी और कुम्हार रहते हैं। मतलब धोबी और कुम्हार रहते हैं जिनको हाथी की नहीं, गधों की जरूरत होती है। गधे मूर्खता का भी प्रतीक है और गधे इस तरह का लोड लेने के लिए भी जानवर उपयुक्त रहते हैं। जैसे कपड़ा हो गया, कहीं बर्तन हो गया, क्योंकि बोझा ढोने के लिए। हाथी बोझा ढोने के लिए नहीं, शान और शौकत के लिए होता है। और हाथी को हर कोई नहीं रख सकता, वो तो कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति रखता है जो उसका खर्च उठा सके, उसकी देखभाल कर सके, है ना। कुछ उसके लिए कहते हैं ना, हाथी का पालना है ये कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है। तो जो इस तरह के खर्चे और देखभाल और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा सके हाथी के लिए, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, बल्कि हाथी की देखभाल की ही नौकरी पर रखे जाएं, वो राजे महाराजे जैसे लोग हाथी पालते थे। तो बिहारी के कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर विद्वानों का आना बोलना बेकार है, कविता सुनाना, क्योंकि यहाँ तो सब लोग खेती किसानी करने वाले हैं। इनको कविता क्या समझ में आएगी, क्योंकि बिहारी तो किसान मजदूर वाली कविता नहीं लिखते, श्रृंगार वाली कविताएं लिखते हैं, थोड़ी कठिन भाषा की चमत्कार की कविता लिखते हैं, सीधी सादी नहीं लिखते हैं। तो सीधी सादी जो कविता नहीं होगी वो किसान मजदूर की क्या समझ में आएगी। तो जैसे बिहारी को लगता है कि यहाँ पर तो हमारा कोई मूल्य नहीं समझेगा, उसी प्रकार ये गुरु जी कहते हैं कि चलो यहाँ पर तो भी हमारा कोई मूल्य नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ टके शेर है। यहाँ पर ये कोई नहीं समझेगा कि ये महत्वपूर्ण है, इसके गुण ज्यादा हैं, सब बराबर होंगे। जैसे जब खाने पीने की वस्तुओं तक का इनको मोल का नहीं अंदाजा लगा पाते हैं कि कौन सी चीज कीमती रहेगी, कौन सी चीज सस्ती रहेगी, तो इंसानों का भी ये मूल नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे ये बात खटकती है कि ठीक है, राजा मूर्ख है, तो क्या ये मूर्ख राजा से जो नगरवासी शिकार हैं, जो मूर्खता चल रही है वो चलती रहे, गुरुजी की कोई बात नहीं, वहां नहीं रहेंगे। जैसे मैंने देखा कि जब कोरोना बहुत बढ़ा हुआ था, जिन दिनों लॉकडाउन था, तो बहुत सारे लोग भारत छोड़ के चले गए। आप देखिए कि भारत के स्कूलों की बड़ी दुर्दशा है, लेकिन किसी को इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब को तो अपनी रोटी और कपड़े मकान के इंतजाम से फुर्सत नहीं है कुछ बोलने के लिए। और जो अमीर व्यक्ति है वो तो विदेशों में पढ़ाई कर लेगा। यहाँ पर पढ़ना है किसको? गरीबों के बच्चों को और मिडिल क्लास को। तो जैसे रहता है कि कोई कुछ भी करे, हम क्यों फालतू बोलें, हम क्यों फालतू मुसीबत मोल लें, हम क्यों अपने लिए जोखिम उठाएं। ऐसे में क्या होता है, अगर एक दो व्यक्ति मुंह खोलता भी है तो उसी को बुरा बना दिया जाता है, उसी को जेल में डाल दिया जाता है, उसी को पुलिस 10 कारण बता देती। लेकिन अगर सारा समाज जागरूक हो तो ऐसा नहीं हो सकता, सबको कोई कैसे जेल में डाल देगा। और ये कब हो सकता है? ये जब ही हो सकता है जो वर्ग पढ़ा लिखा है, जो अपने को विद्वान कहता है और समझता है, वो ईमानदार हो, वो उन चीजों से भागने वाला ना हो, वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए चुप रहने वाला ना हो। तो यहाँ चुप रहने वाली बात तो नहीं उठती, क्योंकि यहाँ कोई सुख सुविधा मिल नहीं रही थी गुरुजी को स्पेशल राज्य की तरफ से। लेकिन उन्हें इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ कोई हमारा मूल्य नहीं समझेगा, तो इसलिए वो वहां से चले गए। एक कहावत क्या, ये कैसे मतलब प्रसिद्ध है, लोक कथा, लोक कथा नहीं कहेंगे, बस कथा है, वो प्रचलित है कि कहते हैं कि एक ऋषि के पास एक व्यक्ति गया जो बड़ा अपराधी किस्म का था। उसने कहा कि महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम बसे रहो,
जहां पर हो वहां पर तुम बसे रहो। और बसे रहना मतलब घर न उजड़े, जहां है वहीं इंसान आराम से रहे, यह आशीर्वाद ही माना जाता है। फिर एक व्यक्ति गया जो हमेशा समाज सेवा में और दूसरों के कार्यों में सहायता करने वाला था, वो भी गया, उसने भी आशीर्वाद मांगा। तो ऋषि ने कहा तुम उजड़ जाओ। तो लोगों ने पूछा कि महाराज ये क्या बात है, जो पापी व्यक्ति था उसे तो कह दिया बसे रहो, और जो धर्मात्मा है उसे कह रहे हो उजड़ जाओ, इसका क्या मतलब है? तो कहते उन्होंने कहा कि देखो, अगर ये उजड़ के जगह जगह जाएगा, जहां जहां जाएगा, तो सबको अच्छे गुण सिखाएगा, ज्ञान बांटेगा, अच्छी चीजें सिखाएगा, लेकिन ये जाएगा तो सब जगह गलत ही चीजें शुरू करेगा। इसलिए उसको कहा कि तुम बसे रहो, और इसके लिए कहा उजड़ जाओ। लेकिन ऐसा, और ठीक है, बढ़िया लगा सुनने में, लेकिन जब व्यक्ति उजड़ता है तो उसके साथ साथ उसका जीवन भी उजड़ता है, उसकी अपनी जरूरतें, अपने सपने भी उजड़ते हैं, उसकी खुशियां भी उजड़ती हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति तमीज से रहे, ईमानदारी से रहे, सबसे प्रेम करे, वही भटकता फिरे, और जो अपराधी है वो बसा रहे, उसका कुछ ना बिगड़े। तो एक ही जगह जहां पर वो बसा रहेगा, उसका तो कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा, ना धन का नुकसान हो रहा है, ना समय का नुकसान हो रहा है। तो वो तो अपने अपराध की श्रेणी में भी दिन रात उन्नति करता चला जाएगा। तो हमारे यहाँ सही जागरूक, सही मैसेज देने वाले लोगों की कमी है। वो बुराइयों की भी अच्छी वाली व्याख्या कर देते हैं, और ये साबित कर देते हैं कि ये सही कह रहे हैं वो, और ये उपयोगी है, मतलब वो बहुत विद्वान है। तो अपने यहाँ जो ये तो चीजें हैं, ये बड़ी मुझे खटकती हैं। यह गुरु जी का वहां से चले जाना भी मुझे खटकता है। वो ऐसा कुछ उपाय करने की अगर अपने शिष्यों के साथ मीटिंग करके सोचते कि जिससे इस राजा को, मूर्ख राजा को सबक सिखाया जाए, तो शायद इस नाटक की ज्यादा उपयोगिता, ज्यादा प्रासंगिकता मेरी नजर में होती। ऐसा लगता है कि नारायण दास ने जैसे कि रुक करके बढ़िया ही किया। नारायण दास आपको मूर्ख लगा और वो मूर्खता का प्रतीक बना, ठीक है, वो मूर्ख भले है, लेकिन उस राजा के जो पतन का कारण बना, उस मूर्ख राजा का जो अंत हुआ, वो नारायण दास के रुक जाने से ही हो गया। अगर नारायण दास, मैं गलत नाम बोल रही हूँ। नारायण दास तो वो शिष्य है जो उसके साथ, गुरु के साथ अपने चला गया था, गोवर्धन दास। तो गोवर्धन दास अगर नहीं रुकता, तब तो गुरु जी कहीं आस पास ही रहे होंगे, ताकि, क्योंकि उन्हें पता होता कि मेरा शिष्य यहाँ रह रहा है और इस पर कोई ना कोई मुसीबत आएगी, और जब मुसीबत आएगी तो कौन बचाएगा इसको। वो कहीं आस पास ही रुके रहे होंगे कि जब कुछ हो जाएगा तो वो जल्दी से उसके पास आ जाएंगे। इसीलिए उस राजा का अंत हुआ। तो जिस तरह से बार बार नारायण दास मेरे मुंह से निकल जाता है, गोवर्धन दास के कारण अंत हुआ, इसी तरह गुरुजी भी सोच सकते थे कि मैं कहीं आसपास ही हूं, और कोई एक शिष्य मेरा यहाँ रहे और हर तरह की जानकारी देता रहे, ताकि इस मूर्ख राजा को सबक सिखाया जा सके। अगर ऐसी कोई योजना बना देते और फिर उस योजना में ये गोवर्धन दास फंस भी जाता और इस राजा का एंड हो जाता, तो ये ज्यादा पावरफुल मैसेज देता ये नाटक, अगर ऐसा होता। जैसे मान लीजिए, बजाय इसके कि गोवर्धन दास ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ये तो बड़ा अच्छा नगर है, वाह, 2 पैसे पास में रहे तो पेट भरता है, और बढ़िया मिठाई से, तो मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी कहते बच्चा पछताएगा, ये चीज नहीं होती।
कि फिर गुरु चले गए छोड़ करके, बस इतना कह करके कि ठीक है, कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। बजाय इसके अगर गुरुजी ये प्लान करते कि बच्चा, ये राजा तो बड़ा मूर्ख है, ये कैसे राज्य चला रहा है, ये राज्य चलाने के योग्य नहीं है, ऐसा राजा तो रहना ही नहीं चाहिए धरती में, जिसे भाजी और खाजे की पहचान ही ना हो, जिसके लिए कपूर और कपास एक जैसे हों। ऐसा करो, एक शिष्य मेरा यहाँ रुको, और इस राजा की सारी गतिविधियों की जानकारी करते रहो। किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा उपाय निकालना है कि राजा जो है, ये राजा या तो इसकी सद्बुद्धि वापस आ जाए, या ये राजा इस सिंहासन में ही ना रहे, ये जैसा कर्म कर रहा है अपने फल भोगे, ऐसा कुछ करता। और फिर उनका शिष्य वहां रह करके चाहे कुछ भी ना करता, अपना ये रहता कि वो ठीक है, यही रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है। और एक दिन अचानक से जब आ गए तो उसने अपना कहा कि ठीक है, मेरे गुरु को बुला दो, मैं उनका एक अंतिम उपदेश सुन लूं, और इसके बाद तो मुझे फांसी दे देना। और इस तरह करके गुरु को बुलाया जाता, और फिर ये सारा नाटक का एंड हो जाता। तो सारी की सारी भूमिका गुरु की होती इस राजा को खत्म करने की। और ऐसा होता तो ये नाटक ये संदेश देता कि जो विद्वान वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समाज को जागरूक करने वाला वर्ग है, जैसे शिक्षक, खास तौर से जो ये प्रोफेसर वर्ग है, जो ये टीचिंग का वर्ग है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब कुछ ऐसा देखे तो उस पर ध्यान रखे, नजर रखे, और अपने शिष्यों से भी कहे कि तुम्हें इसको खत्म करना है, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। तो ये चीज मुझे खटकती है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ें। यस मैम। भोलाराम का जीव पढ़ लेते हैं। सब लोग भोलाराम का जीव पढ़ कर आए हो? मैंने बोला तो था पढ़ के आना। अब ये ध्यान नहीं है पिछले में बोला था या इससे और पिछले में बोला था, बोला था। तो भोलाराम का जीव किसने किसने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? ये सारे निकम्मे निकल आते हो तुम, नहीं पढ़ा? वही बड़े गंदे बच्चों, खोल के भी नहीं देखा कि भोलाराम की जीव में हो क्या रहा है। चलिए। हाँ, इस बार मैंने नहीं पढ़ा है, बट प्राइमरी क्लासेस में था तो मुझे इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत मतलब याद है। अच्छा, तो बताओ जरा ये भोलाराम का जीव कहाँ है? वो मैम एक फाइल के अंदर बैठा होता है गुड ताकि गुड, उसको बढ़िया, पढ़ याद सके। तो है तुम्हें। यस मैम। सही है। क्या नाम है तुम्हारा, चंचल कि अस्मिता? इसमें तक अस्मिता ना? इसमें हाँ, पर थोड़ा सा नाम मुझे कंफ्यूज था कि चंचल है कि अस्मिता, दो नाम याद आ रहे थे। गुड, अस्मिता। देखो क्या है कि ये जो भोलाराम का जीव है, वो इस व्यंग कहानी के माध्यम से, जो परसाई जी हैं, इसके लेखक हैं परसाई। परसाई एक बहुत ही बड़े महान व्यंग्यकार हैं। परसाई कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा लिखूं जो आज लिखूं कल मर जाए। कहने का मतलब कि मैं जो लिखूं, जो समस्या मैं उठाऊं, वो समस्याएं खत्म हो जाएं, और जब समस्या खत्म हो जाएगी तो उस मेरे लेख की प्रासंगिकता भी खत्म हो जाएगी। लेख किसी का तभी तक प्रासंगिक रहता है जब तक वो समस्या की जो समस्या उसने उठाई है, वो समस्या समाज में व्याप्त रहती है। अगर वो समस्या ना हो तो फिर उसकी उतनी प्रासंगिकता नहीं रह जाती।
जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब सीता जी को पुष्प वाटिका में राम ने देखा, तो देखने से पहले उन्होंने पायल, करधनी, ये सब जो पहले होता था, वो उसकी आवाज सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। कंकनों की, किनकिनों की मतलब पायल की, और किनकिन मतलब वो करधनी, और नूपुर पायल। लेकिन आज अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखे तो पायल और ये सब की आवाज थोड़ी सुनेगा, वो तो सुनेगा खड़क खड़क खड़क, ये कौन सैंडल बजाते चला आ रहा है, तो सैंडल की आवाज सुनेगा कि नहीं। तो जैसा समय होता है, तो आज इसकी प्रासंगिकता इतनी नहीं है कि किसी जो कोई नायक के सामने नायिका गई तो क्या क्या जेवर पहन रखे थे और वो कैसे बज रहे थे। आज जो प्रासंगिकता हो गई है वो ये है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी बोल्डनेस से बोल रही थी और कैसे हंस रही थी। क्योंकि आज लड़कियां शर्माने वरमाने, और शर्म तो ऐसा है कि जो थोड़ी बहुत लज्जा तो आती ही है, लेकिन वैसा वाला वो घूंघट वाला और वो पायल करधनी वाला नहीं है। तो अब वो उतनी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। इसी तरह से जो जो भी लेख में जो समस्याएं होती हैं, वो जब तक, जैसे अंधेर नगरी है, तो भारतेंदु को लिखे हुए लगभग 1.5 साल हो गए होंगे, फिर भी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि अभी भी जो अंधेरपन है वो खत्म नहीं हुआ है ना। इसीलिए अभी भी विद्वानों की कदर करना, कहो किसी मूर्ख की कदर हो जाए, क्योंकि चापलूसी की ज्यादा कदर है, तो चापलूसी तो मूर्ख ही अच्छी कर पाता है। इसीलिए कई बार मूर्ख मजे में रहते हैं। तो अभी तक अंधेर नगरी की प्रासंगिकता बनी हुई है। इसी प्रकार से जो भोला राम का जीव है, इसमें ये दिखाया गया कि व्यक्ति जिंदगी भर नौकरी करता है और नौकरी के बाद जो पेंशन है वो उसका अधिकार है, बिना मांगे बन जानी चाहिए, है ना, अपने आप बनानी चाहिए। लेकिन वो ऑफिसों के चक्कर काटता रहता है, चक्कर काटता रहता है, हर अधिकारी उसको परेशान करता है। अगर उसके पास रिश्वत हो देने के लिए तो तुरंत बन जाए, और रिश्वत नहीं है तो ले काट चक्कर। उसको रिश्वत देनी है, चाहे वो कर्जा लेके दे, चाहे उधार करके दे। तो जो ये भ्रष्टाचार है, जो ये रिश्वतखोरी है, जिस तरह से ये व्यक्ति को शांति से मरने भी नहीं देती, मरकर भी इंसान सुकून से नहीं मर सकता। तभी लेखक ने ये दिखाया कि भोला राम का जो जीव है वो फाइलों में अटक करके रह गया। मैं तुम्हें अपना ही एक वाक्या बताती हूँ। जब मैं पढ़ती थी तो मेरे पापा ने जो विकलांग पेंशन होती है ना, वो बनवाई थी मेरी। तो जब मेरी नौकरी लग गई तो मैंने सोचा कि मैं इस पेंशन को बंद करा के आती हूँ। अब पेंशन का क्या मतलब जब मेरी नौकरी लग गई है। तो मैं यूपी बुंदेलखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट महोबा। मैं महोबा गई क्योंकि महोबा से बंद होगी डिस्ट्रिक्ट से। वहां गई अपने भाई के साथ समाज कल्याण मंत्रालय के ऑफिस में, और मैंने कहा कि मेरी नौकरी लग गई है और मेरी यहाँ से पेंशन आती है, तो आप मेरी पेंशन बंद कर दो। तो जिस अफसर के पास ये काम होना था उसने पता है क्या कहा कि इसका कुछ आप दें तो अच्छा है, भले ही आप पेंशन लेती रहें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं। अब वो तो मेरा भाई समझ रहा था वो क्या कह रहा, मैं भी समझ रही थी, लेकिन पहले तो उसने ये समझाया मुझे
कि बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरी लग गई है और वो पेंशन लेते हैं। आप चाहें तो आप ले सकती हैं। इसका मतलब था कि मान लीजिए उस समय क्या था, शायद 6 महीने की 1800 थी। तो मान लो 6 महीने में 1800 पेंशन मिल रही है, 300 का महीना, तो आधी उसे दे दो और आधी हम ले लें। वो नहीं बताएंगे कभी कि नौकरी लग गई है, पेंशन मिलती रहेगी। एक तरीका ये है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो हमारे साथ सेटिंग कर लेते हैं, पेंशन लेते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए तो फिर अभी अभी के लिए आप बताइए क्या क्या देंगे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा ये क्या मतलब, मैं बंद कराने आई हूं, मैं कुछ लेने थोड़ी आई हूं जो क्या देंगे। मेरा भाई कहने लगा ऐसे मत बोलो। मैं ऐसे क्या नहीं बोलूं, ये बता कि मैं पेंशन अपनी छोड़ने आई हूं, लेने तो नहीं आई ना, तो मैं क्यों दूंगी। जब मैं उससे जोर जोर से बोलने लगी, कहने लगा कहां पे लगी तुम्हारी नौकरी, कौन से डिपार्टमेंट पे हो। मैंने कहा क्यों, मैं तुझे इंटरव्यू क्यों दूं अपना। हालांकि मैंने थोड़ा बता दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, लेक्चरर हूँ, कौन से डिपार्टमेंट में। मैंने कहा ये बताओ कि मैं क्यों दूं तुम्हें अपना इंटरव्यू, तुम मुझे दे क्या रहे हो। मैं बंद कराने आई हूं, अगर तुझे नहीं करना तो लिख के दे दे कि मैं नहीं करूंगा। जब मैं जोर जोर से बोलने लगी और उसको डांटने जैसे लगी, तो कह रहा है कब लगी थी आपकी नौकरी। मेरी जुलाई में लगी थी। मैंने बोला जुलाई में, और फरवरी में गई थी, क्योंकि तुरंत तो नहीं जा पाई थी। बोला जुलाई से अभी तक जितना मिला है ना वापस कर देना सरकार को। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगी। उसका मतलब था कि मान लो जुलाई में लगी है और मैं फरवरी में गई हूं, तो 5-6 महीना जो भी बन रहा है, 6-7 महीना, वो तो मेरे अकाउंट में है ना। तो अगर मान लीजिए 1800 मेरे अकाउंट में है, तो 1500 कुछ मैं उसे दे दूं, तो वो उसकी बात नहीं करेगा। अगर मैं नहीं उसे कुछ देना चाहती हूँ तो फिर वो तिकड़म निकालेगा। तो मुझे क्या करना था उस पैसे का। मैंने कहा बिल्कुल दे दूंगी। जब उसने देख लिया कि इससे कुछ नहीं मिलेगा और काम नहीं करूंगा तो मेरी कंप्लेन करके चली जाए, तो उसने मेरा लॉक कर दिया अकाउंट। और मैंने भी बैंक आके लिख करके दे दिया कि ये मेरी तरफ से ये पूरा जितना पैसा आया है समाज कल्याण मंत्रालय को वापस कर दिया जाए। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इस हद तक कुछ राज्यों में, दिल्ली में तुम्हें इतना नहीं देखने को मिलेगा, कुछ राज्यों में इस हद तक भ्रष्टाचार है कि आप अगर अपनी कोई सुविधा को छोड़ने के लिए भी काम कराना चाहें तो भी उन्हें रिश्वत चाहिए। इस हद तक अब सोचिए कि किस हद तक नहीं वहां पर लोगों को तंग किया जाता होगा। जब मेरी पेंशन बनी होगी तो मुझे नहीं पता कि मेरे पापा ने क्या पापड़ बेले होंगे, क्योंकि मैं तो दिल्ली में पढ़ती थी, तो मुझे नहीं पता। लेकिन समझ सकती हूँ कि क्या नहीं किया होगा जब छोड़ने में इतनी दिक्कत आ रही थी। तो इतना ज्यादा जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वही भोलाराम की जीव में लेखक बताना चाहता है कि कैसे वो पूरी जिंदगी ऑफिसों के चक्कर काटता रहा और फिर एक दिन वो मर गया और उसके जो परिवार के लोग थे वो दाने दाने को मोहताज हो गए। और जब वो जीवित था तब भी मोहताज ही थे। नौकरी से तो चलो रिटायर हो गए, लेकिन पेंशन जो उसका हक था वो अपने जीते जी शुरू नहीं करा पाया। तो इस माध्यम से कि जो हमारे देवी देवता हैं वो भी क्या मदद कर पाते हैं, सुकून से कोई मर नहीं पाता है। तो ये सब एक पूरा का पूरा व्यंग्यात्मक कहानी है। और इसे भी मैंने एक जगह सेव किया था पढ़ करके, तो वो मैं तुम्हें सुनवाती हूँ। सुनने का थोड़ा सा एक अलग ही अ, वो पड़ता है, और जो नहीं मिलेंगे वो फिर मैं उसी तरह पढ़ाऊंगी कि तुम इसे रीड करवाओगे और मैं तुमको समझाती जाऊंगी। YouTube vertical scroll bar 12 pages
सम्मेलन शायरा भले ही जून पर हुए, और ये तो दूसरा है, कवियों शायरों ने आपस ही में कही सुनी। ये तो वो जो मैं खुद ही सुन रही थी। YouTube. Sam Pizzaro latest 2021 verb create. Tab. Sam Pizzaro shorts. कहाँ Tab गया? library. Tab. Syllabus. Forward back. But. Bolaram ka jeev Harishankar. Track position. 2 seconds of 12-minute full screen. Button. Forwards 10 second. ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य एक कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट कर दिया हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। अब देखो, परसाई का व्यंग देखो कि कह रहे हैं कि धर्मराज वर्षों से उनकी रिश्वत के हिसाब से स्वर्ग में उनके रहने के लिए प्लॉट अलॉट करते आ रहे थे। मतलब रिश्वत सब जगह चलती है। अब क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम जब भगवान की भी मान्यता भी मानते हैं ना, जब हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी स्त्रियों को आपने देखा होगा, भगवान मेरा ये काम बन जाए तो मैं इतना चढ़ाऊंगी, उतना चढ़ा। पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां ज्यादा करती हैं, क्योंकि उनके वो स्त्रियां ज्यादा करती थी जो पहले कमाती नहीं थी, तो दूसरों के भरोसे रहती थी, तो उन्हें लगता था कि भगवान ही हमारी तो विपदा दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग तुम देखोगे, नेता लोग मंदिर जाते हैं चुनाव से पहले, अंगूठियां पहनते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो भगवान को भी एक तरह से रिश्वत देते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए। फिर जब मरने वाले होते हैं तो भी दान पुण्य कर रहे हैं कि हमारे पाप कट जाए। तो क्या भगवान भी कोई अफसर या वकील है क्या, जो पैसे ले ले करके, चढ़ावा ले करके और अच्छे लड्डुओं को भोग लगा के कर देगा? तो भगवान तक को लोग बदनाम करते हैं। इसीलिए लेखक ये लिख रहा है कि धर्मराज भी ऐसा करते थे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पूंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वह बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवा सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो
किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया हो। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य तीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वहाँ की समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नर्क में पिछले सालों में बड़े पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में नई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यहाँ दूत ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप होने का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है, तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया हो। इसलिए आप तो तुम देख रहे हो कि किस तरह से इसमें कई परिस्थितियों पर एक साथ प्रकाश डाला जा रहा है। जो इंजीनियर हैं और कितने सारे कारीगर हैं और कई तरह के वर्ग जो वहां पर किस तरह से घोटाले करते रहे हैं, भ्रष्टाचार करते रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि वो स्वर्ग में आ गए। भ्रष्ट और शिकार कौन होता है निर्धनता का? जो बड़ी पोस्ट पे नहीं होता, जो छोटी पोस्टों में होता है। सबसे ज्यादा निर्धनता उसी को खाती है, और वही निर्धन मरता है और वही फिर अपनी पेंशन तक नहीं बनवा पाता, क्योंकि उसके पास देने के लिए रिश्वत नहीं होती। तो व्यक्ति के पास अगर इतना धन ना हो कि वो रिश्वत दे सके, तो उसका संसार में उसका ही पैसा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पेंशन मिलती है वो पैसा होता है जो नौकरी के टाइम पे काटा गया है। तो मतलब मेरी ही चीज मुझे नहीं मिलेगी अगर मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो मेरा ही पैसा मुझे नहीं मिलेगा। और जो लोग पैसा को कमा रहे हैं, पैसा हड़प रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, वो मजे में हैं, क्योंकि उन्हें हर काम रिश्वत से बना लेना है। और वही लोग भगवान को भी रिश्वत देते हैं कि हम ही दानी हैं, पुण्य कर रहे हैं। ये कई तरह से जो ये हमारी रिश्वतखोरी है, जो भ्रष्टाचार है, उसकी परतें दर परतें ये कहानी खोलती है। वो परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे,
पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था, पाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वह अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहे थे, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम विजिटिंग कार्ड के बिना आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई, ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आदमी मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर ये वजन रखना आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, वो पैसों यस का मैम, वजन रखना है। पैसों के बारे में बोल रहे हैं हाँ, ये मैम पेपर रिश्वत वेट- कि बिना बिना पैसों के काम नहीं होगा, चाहे तुम जितना भी चक्कर काट लो, कुछ भी कर लो। वही ना कि पैसों का वजन रखना है। Yes, पेपर ma'am. वेट वजन नहीं है यहाँ पर, उड़ जाएंगे Yes, ma'am. दरख्वास्तें। ये तो मैम आज भी होता है इंडिया में बिल्कुल स्पेशल। बिल्कुल, तभी तो पढ़ाई जा रही हैं ये कहानियां। लेकिन पढ़ाने भर से क्या होगा जब परिस्थितियां बदलने वाला कोई नहीं है। अब देखो कब बदलती हैं। हो सकता है तुम जैसे कई युवा आ जाएं तो फिर बदल जाए। चलो आगे कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लगी जाती है। 20 बार एक ही बात 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है,
उसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उनकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर भोलाराम का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ। आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। हरिशंकर पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी तो ये तो है कहानी भोलाराम का जीव। अब आप ये देखिए कि आखिर काम तो रिश्वत देकर ही हुआ, वरना नारद भी ये काम नहीं करा सकते थे। तो कहने परसाई ने ये बताना चाहा है कि यहाँ की जो बेईमानी की आदत पड़ गई है उसे भगवान भी ठीक नहीं कर सकते। खैर, भगवान ने जब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी तो भगवान कैसे ठीक कर सकते हैं? जो ये समस्याएं खड़ी की हैं वो इंसानों की हैं और इसलिए इंसान ही ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाली जनरेशन इसे ठीक करेगी। बाकी तो और क्या सोच सकती हूँ। अब तुम्हारी कोई क्वेरी हो तो बताओ। टाइम क्या हो गया है गैस? 9:47। 9:47। चल कोई नहीं, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। हाँ, तो बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी का? तुम पढ़ के आते तो क्वेश्चन भी करते, पढ़ के नहीं आए हो तो क्या क्वेश्चन करोगे? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, तो ये हो गए भोलाराम का जीव। अभी नाटक पर भी हमने बात कर ली है। तुम लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर तो क्लास ओवर करनी होगी, क्योंकि मैंने तो चीजें बता दी इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। सारी जो कहानी है वो रिश्वत के इर्द गिर्द ही घूम रही है और इसमें इसमें ये दर्शाया गया कि इसमें भ्रष्टाचार कितना करप्ट है, बिना मतलब पैसों कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर। वही मैं बता रही हूँ कि सारी की सारी कहानी रिश्वत के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें भगवान और स्वर्ग सब आते हैं, क्योंकि इंसान के ही ये सारे काम है ना। भगवान तक को बदनाम कर रखा है। भगवान को रिश्वत कौन देते हैं? खुद ही देते हैं, भगवान मांगते थोड़ी ना है। खुद ही ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि मैंने इतनी की मान्यता मानी थी, इसलिए मेरा ये काम हो गया और अब मैं वो कर रहा हूँ, इतने का चढ़ावा फलानी जगह माना है, चद्दर चढ़ाना है, चुन्नी चढ़ानी है, फलानी जगह इतने का प्रसाद चढ़ाना है, कहीं सत्यनारायण की कथा सुननी है। सब भगवान को रिश्वत देने के कई तरीके, जबकि सब बाजार है और कुछ नहीं। और शुरू से इस तरह का बाजारीकरण कर रखा है कि व्यक्ति का मन हो ना हो लेकिन उसे करना पड़ेगा। जैसे शादी में खर्चे, मृत्यु में खर्चे,
व्यक्ति की ना भी औकात हो तो भी मजबूरियां हैं। अब आप ये देखो कि जिन दिनों कोरोना में लोग पहले ही कोरोना के इलाज में ही उनका घर खाली हो जा रहा था और फिर इसके बाद परिजनों की मृत्यु हो जाए, फिर वहां भी ले जाने की दिक्कत, जाने कितना कितना लोग मांग रहे थे एम्बुलेंस वाले, और जिन कब्रगाहों में लेके जाना है शमशान घाटों में वहां भी पैसा देना है। पैसा ना होने के कारण लोगों ने अपने परिजनों को, किसी ने नदी में छोड़ दिया, किसी ने लावारिस छोड़ दिया, फिर उसकी बुराइयां हो रही हैं। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्यों बना रखी हैं? इलाज में भी व्यक्ति के पास हो ना हो, लेकिन इलाज में भी इतना इतना पैसा लगता है। हर मतलब आप ये समझ लो कि कदम कदम पर पैसा चाहिए, पर इस चीज की किसी की गारंटी नहीं है कि रोजगार भी तुम्हें जरूर मिलेगा। रोजगार की गारंटी नहीं है, काम मिलने की गारंटी नहीं है, काम का पैसा आसानी से मिलने की गारंटी नहीं है, और जो काम जिसका है वो ईमानदारी से करेगा इस पर कुछ नहीं है। जो जिसका हक है वो उसको वो आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए कोई व्यवस्था ठीक से पटरी पर नहीं है, पर पैसा चाहिए हर जगह। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों ने लोगों का जीवन जो है ना कितना दुर्गम बना रखा है। ये सब इस कहानी में लगभग उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो फिर मैं तुम लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। अटेंडेंस ले लूँ ना गर्ल्स? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। JAWS Professional. Desktop. Attendance register 1/2021.excel. 803-7 201,003 1 Roll and number 5 3, 1 Present, ma'am. 201,005 5, 1 and 6 Present, ma'am. 1 201,006 1 and 7 6, Present, ma'am. ओके। 1 7 को वाई दे। 201,007 A प्रेजेंट मैम। अरे वाह, आज तुम्हारी हो। 201,007 1 201,008 1 Present, and ma'am. 1 201,009 Present, 1 ma'am. 201,010 Present, ma'am. 1 201,012 A and 12 A 201,013 A and 13 A 201,015 A and 14 A 201,017 A and 15 Roll no period 70803 blank P4 803-09-2020 201,003 blank 05 गर्ल्स एक मिनट, मैं ना तुम्हारी दोबारा से लेती हूँ अटेंडेंस। 1 and 5 blank 05 हालांकि मुझे सबका याद है, अभी जितना बोला था। 1 3 प्रेजेंट है, 201,005 5 1 प्रेजेंट है, 201,006 1 201,007 1 201,008 blank 1 8 भी, 201,009 blank 1 9 तक तो मुझे याद था, मैं लगा दिया। 201,010 blank 10 011 प्रेजेंट है। यस मैम। ओके। 1 201,012 12, blank 012 A 12, 201,013 13, blank 013 A 201,015 blank 15, 014 A 201,017 blank 17। 015 A ये लड़की पिछली बार भी नहीं आती थी, इस बार भी वही हाल है। 201,018 blank 18, 016 Present, ma'am. 1 201,023 blank 23, 017 Present, ma'am. 1 201,024 blank 24, 018 Present, ma'am. 1
201,025. Blank 25 019. Present, ma'am. 1. 201,026. Blank 26 020. Present. 1. 201,028. Blank 28 021. Present, 1. ma'am. 201,029. Blank 29 022. Present, ma'am. 1. 201,030. Blank 30 023. A. 201,031. Blank 31 024. Present, ma'am. 1. 201,032. Blank 32 025. A. 32 नहीं है आज 201,033. Blank 32 No, ma'am. 026. Present, ma'am. 1. 201,034. Blank 34 027. Present, ma'am. 1. 201,036. Blank 36 028. Present, ma'am. 1. 201,037. Blank 37 029. A. 201,038. Blank 030. A. Present, ma'am. 201,040. 201,001. Blank 031. 201,040. Blank 031. A. 201,041. Blank 41 032. A. 201,042. Blank 033. A. 201,043. Blank 034. A. 201,045. Blank 45 035. A. 201,047. Blank 47 036. Present, A. ma'am. 201,000. 201,001. Blank 030. 201,048. Blank 037. A. 201,049. Blank 038. 49 A. 201,050. Blank 039. Present, ma'am. 1. 201,052. Blank 040. इस बार 52 A. नहीं आ रही क्या बात है 201,266. Blank 66 041. Present, ma'am. यहाँ से 266 है अपना ध्यान देना गर्ल्स और मुझे ध्यान नहीं रहता मैं बोलती रहती हूँ 1. मंजरी को जानता है कोई Yes, ma'am. I जानती हूँ. 201,270. Blank 042. 201,270. Blank 042. 70 Present, ma'am. 1. 201,272. Blank 043. A. 201,275. Blank 75 044. A. 201,200. 201,001. Blank 040. 201,277. Blank 045. A. 201,278. Blank 046. Present, ma'am. 1. 201,279. Blank 047. A. 201,282. Blank 048. Blank 048. Present, ma'am. 1. 201,284. Blank 049. A. 201,285. Blank 050. A. 201,301. Blank 051. A. 201,302. Blank 052. A. 2 भी नहीं आ रही है 201,303. Blank 053. A. 201,305. Blank 054. A. Roll no period. 8. 0. Control S. तो यो Meet dash teaching time dash. टेनिस गर्ल्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगला मैं पढ़ाऊंगी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून ये जो विद्या निवास मिश्र का है और बाकी आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन हो वो पहले कर लेना वो कोई बात नहीं है
और इसके बाद जब तुम्हारी कोई क्वेरी नहीं होगी तो फिर ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, रहीमन पानी राखिए, ठीक है। और बता दूं कि कोई रीडिंग के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये निबंध है। देखो कहानी नाटक ये तो वैसे हो जाता है कि लो सुन लो और फिर मैंने टोटलिटी में बता दिया, लेकिन निबंध थोड़ा वैसे पढ़ना चाहिए, बिल्कुल गद्य की सारी पंक्तियों को ध्यान पूर्वक, क्योंकि इसमें वैसे मन नहीं लगेगा, कहानी नहीं है ना। अगर मैं चला दूंगी मान लो तो ध्यान नहीं जाएगा उसमें, समझ रहे हो मेरी बात को। निबंध Okay, ma'am. है ना, निबंध में वैसे ध्यान नहीं जा सकता ना। कहानी नाटक तो रोचक होता है और पता हो रहता है कि ये पात्र की ये समस्या है, ये जीवन है, वो जीवन की बात होती है, लेकिन इसमें तो तथ्यों की बात होती है, तो तथ्यात्मक चीजें पढ़ करके ज्यादा समझ आती हैं सुनने की बजाय। इसलिए आप लोग रीडिंग के लिए तैयार होके आना, उसको थोड़ा इस लायक तो पढ़ ही लेना कि आप लोग रीडिंग दे सकते Shireen Das left parent outside Bajini Nivadita right parent joined. फिर मिलते हैं। Happy Teachers Day, ma'am. Aditi Prasad has left the अच्छा, meeting. थैंक यू Pratya Singh has मैं left कहने the लगी आज meeting. नहीं है तो Shireen कोई Das बात has left the नहीं। meeting. मैम 5 को है तो क्लासेस हमारी होंगी नहीं, वेडनेसडे को होगी अब। हाँ ऊपर से संडे Shireen भी है Das इस left बार। parent outside Bajini Yes, Nivadita ma'am. right parent joined. आप लोगों को भी एडवांस में शुभकामनाएं। Alt F4. Please wait. Attendance register 12021.xls left bracket compatibility mode right bracket. Attendance register 12021.xls left bracket compatibility mode right bracket dash excel left parent product act opt 26.